बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। मौसम एक खुशनुमा करवट ले रहा था। दिन की धूप में ठंड की हल्की खुनक घुलने लगी थी और रात में गर्मी की हल्की गमक अभी बाकी थी। ये त्योहारों की आमद थी जिनकी तैयारियों का उल्लास हर तरफ फैला था। नवरात्रि अभी बीती ही थी कि बस करवा चौथ आने को था। सुबह से मैं जुटी हुई थी, लेकिन सुरसा के मुंह जैसा फैला हुआ काम समेटने में आ ही नहीं रहा था। इसीलिए मेरा ध्यान मौसम के कुनमुनेपन का लुत्फ उठाने पर नहीं, बल्कि बर्तनों के उस ढेर पर था जिन्होंने मेरे आधे किचन पर कब्जा जमाया हुआ था। वैसे गलती मेरी ही थी। अपनी खुद की शादी को 28 साल होने आए और बेटे अनिरुद्ध की शादी को कोई साल भर। लेकिन इस बार मैं फिर भूल गई थी कि पिछले साल मैंने करवा कहाँ रख दिया था। और उसे खोजने के अभियान का नतीजा ये था कि स्टोर के लगभग सारे कलसे, कढ़ाई, लोटे, थाली, डोंगे, कटोरे, भगोने, चमचे और भी न जाने क्या क्या बर्तन बाहर निकल आए थे। अब उन्हें वापस करवाने के लिए बाई की कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। कुछ न सूझा तो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई और मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 4:30 बजे थे। शायद नैना फ्री हो इस वक्त। सोचते हुए मैंने चाय छानी और कप लेकर बरामदे की कुर्सी पर बैठते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। अपनी बहू से गप्पे लड़ाना मुझको बिल्कुल ताज़ा दम कर देता था। लगातार रिंग जाती रही तो मुझे याद आया कि अनिरुद्ध ने बताया था कि नैना आजकल ज़्यादा बिजी है। मैं कॉल काटने ही वाली थी कि नैना की खनकती हुई आवाज़ आई। हेलो मम्मी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, बिजी थी क्या? मैंने पूछा तो वो बोली, अरे चलता रहता है कुछ ना कुछ मम्मी। आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। नैना, तुझे याद तो है ना, कल तेरा पहला करवा चौथ है। देख, मैंने पूजा का सारा सामान इसीलिए भिजवा दिया था कि अनजान शहर में तुझे कुछ ढूंढना ना पड़े। याद है मम्मी? अच्छा, तो कल पूजा में वो मरून साड़ी ज़रूर पहनना। मैंने समझाया था ना, हमारे यहाँ बहुएं उसको पहली करवा चौथ पे ज़रूर पहनती हैं। ठीक से बांध तो लेगी ना? उधर से कुछ आवाज़ें आने लगी तो नैना जल्दी से बोली, मम्मी भागना पड़ेगा अभी, रात में बात करूंगी आराम से। एक बार फिर बता देना सब कुछ आप, प्लीज़ ना। अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने पीतल के करवे पर नींबू का छिलका रगड़ रही थी। उसकी चमक में मुझे हमारी पुश्तैनी साड़ी पहने गुड़िया जैसी सजी धजी नैना की छवि नजर आ रही थी। अनायास बने रिश्ते ही दिल को बांधे रखते हैं, क्योंकि उनमें बाद में ज़बरदस्ती प्यार उड़ेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस सहमी सी और आंखों में शैतानी समेटे लड़की से मेरे दिल के तार ऐसे अचानक नहीं जुड़े थे जब पहली बार अनिरुद्ध ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया था। मम्मी, ये नैना है। मैंने हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। ये इतनी जल्दी इतना बड़ा भी हो गया? कल तक तो हाथों में अपने जूते टांगे मेरे पीछे डोला करता था कि मम्मी यार बताओ ना, कौन से चलेंगे, ब्लैक की ब्राउन? या फिर मुंह लटकाए बुदबुदाता, इस बार मैथ्स में रह गया मम्मी, प्लीज पापा को संभाल लेना ना। यहाँ तक कि शायद जब वो क्लास 5th में था और उसे पहला क्रश हुआ था तो तब भी उसने मुझे ही बताया था। बड़ा होते होते वो मेरे बेटे के साथ साथ एक दोस्त भी बनता चला गया। कौस्तुभ की अम्मा यानी मेरी सासू माँ कड़े अनुशासन को मानने वालों में से थी। कभी मेरी किसी गलती पर नाराज होकर कुछ कह जाती तो मेरा बेटा अनिरुद्ध ही मुझे ढाढ़स बंधाता। यहाँ तक कि मेरे सलवार सूट पर फुलकारी का दुपट्टा अच्छा लग रहा है या बंदेज का, मैं उसी से राय लेती। कुछ बातें थीं जो मैंने उससे साझा की थीं, फिर भी कुछ इच्छाएं थीं जिन्हें मैं कभी किसी को बता ही नहीं पाई। हालांकि कॉलेज और फिर नौकरी लगने के बाद वो व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं ये समझती थी थोड़ा अकेलापन जो शायद हर माँ को महसूस होता होगा, वो मुझे भी होता था। लेकिन उसकी तरक्की मुझे खुशी भी दे रही थी। और आज अनिरुद्ध की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी और जिस तरह उसने अपना हाथ नैना के कंधे पर लपेटा हुआ था,
मैं समझ गई थी कि अब मुझे उसकी शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आदतन उसके तितर बितर बालों पर हाथ फिराकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हुए उस लड़की पर नज़र दौड़ाई। क्या ये लड़की मेरे अनिरुद्ध का ख्याल रख पाएगी? सोचते हुए मैं अचकचा गई। छोटे बॉय कट बाल, लंबी सी स्कर्ट और टी शर्ट पहने वो दुबली पतली सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मुझे ही देख रही थी, जैसे इतनी देर से मेरे हाव भाव देखकर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। नैना, मैंने धीरे से कहा तो वो एक कदम आगे आ गई। उसकी आंखों में भी वही चमक थी, अनिरुद्ध वाली, बस उनमें अब थोड़ी नमी भी थी। मैं आगे कुछ कह पाती या पूछ पाती इससे पहले उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए कस के और बहुत धीरे से बुदबुदाई, मम्मी। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। ऐसे कैसे कोई किसी को मम्मी बोल सकता था? लेकिन पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि उसने ये दिल से कहा है। फिर भी मैं उससे क्या कहूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। हम में से अधिकतर लोगों के दिमाग में रिश्तों को लेकर कुछ खांचे जैसे बन जाते हैं। कोई नया इंसान जब किसी खांचे में फिट हो जाता है तो हमें एक निश्चिंतता महसूस होती है। मेरी सासू माँ के दिमाग में भी आदर्श बहू का एक खांचा था जिसमें मैं ढलती चली गई थी। अपने पूरे व्यक्तित्व को इस कदर काट छांट डाला था कि आज की मिसेस कौस्तुभ वाजपेयी में अनु शुक्ला का एक अंश भी नहीं बाकी था। हालांकि मेरे दिमाग में कहीं एक बहू की जो रूपरेखा बन चुकी थी उस पर अब ये नैना फिट नहीं हो रही थी। फिर भी उसे देखकर न जाने क्यों मुझे वही बेलौस बेपरवाह अनु याद आ रही थी जो मेरे ही अंदर कहीं खो चुकी थी। अपनी आंखों में उतर आई नमी झपकते हुए मैंने सामने देखा। हम दोनों को बारामदे में छोड़कर अनिरुद्ध न जाने कहाँ खिसक गया था। अपने पैरों को मोड़कर मेरे सामने वाली कुर्सी पर नैना ऐसे आराम से बैठी थी मानो ये उसी का घर हो। और क्योंकि मुझे सवाल सूझ नहीं रहे थे, जवाब वो खुद ही देती चली जा रही थी, बहुत सहजता से, बहुत बेबाकी से। मैंने आपसे पहले कभी किसी को मम्मी नहीं कहा। जन्म देने वाली मम्मी को कभी देखा नहीं। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हमेशा हॉस्टल में रही, लेकिन लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। घर को तरसती हूँ, पर प्रॉब्लम है कि बहुत सी चीज़ें आती नहीं मुझको। अपनी नज़रों को उसने दूर आसमान में टिका लिया था, लेकिन उनका गीलापन कहीं मुझे छूने लगा था। उसने सोचते हुए आगे कहा, हड़बड़ी में 10 काम एक साथ करना चाहती हूँ, इसलिए अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। हम दोनों यानी अनिरुद्ध और मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में साथ थे। अब मुझे भी बेंगलोर में ही जॉब ऑफर हुई है। हमारी कंपनी अलग है वैसे। मैं अभी इस जानकारी से 2-4 हो ही रही थी कि वो शरारत से बोली, पता है मम्मी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, नूडल्स भी, और ना बेकार से बेकार खाना भी चुपचाप खा सकती हूँ, और इमरजेंसी में दीवार फांद सकती हूँ। मेरी हंसी निकल गई। ये भी कोई बताने वाली बातें थी भला? वो भी अपनी शायद होने वाली सास को। लेकिन इतनी सी देर में मैं समझ गई थी कि नैना दिल की साफ है। उसकी झिझकती हुई आवाज आई, मम्मी, अनिरुद्ध ने कहा था कि मैं आपसे कहूं कि मुझे भी गुरुदत्त की फिल्में पसंद हैं ताकि आप खुश हो जाएं, लेकिन मुझे वरुण धवन अच्छा लगता है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने कहा, अरे वो तो कौस्तुभ की पसंद है। किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे तो ना जॉन अब्राहम पसंद है। उसके भोले चेहरे पर हैरानी देखकर मेरी हंसी और तेज हो गई, इतनी कि आंखों में आंसू आ गए। ये अजनबी लड़की अब मेरे दिल में उतरती जा रही थी। अगर एक नजर में प्यार हुआ करता है तो नैना और मेरे बीच भी यही हुआ होगा। बाद के कुछ दिनों में हमारा रिश्ता एक माँ बेटी की ममता, सहेलियों के बीच की गप्पें, एक बिदकती हुई बहू को गृहस्थी की नकेल डालने की कोशिश करती हुई सास, इन सभी पायदानों से गुजर रहा था। इधर बेचारे अनिरुद्ध और कौस्तुभ शादी की तैयारियों में लगे थे और मेरी ससुराल और मायके को संभालना वाकई मुश्किल काम था। अगले कुछ दिनों में मैं नैना को जीरे और अजवाइन में फर्क करना, शर्ट में बटन टाँकना और साड़ी की प्लीट्स बनाना सिखा रही थी।
और वो मुझे बालों में रोलर्स लगाने से लेकर मेडिटेशन करना। क्यों सबको करना होता है ऐसा जैसा सब किया करते हैं? अगर अपने मन का कुछ करें तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्यों मम्मी? एक बार उसने गोल गोल आंखें करके पूछा तो मैं ठिठक गई। ये हमारी पीढ़ी की नियति थी, पुरानी पीढ़ी की सौंपी विरासत को संभाले रखना और नई पीढ़ी के सवालों का सामना भी करना। मैंने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, अपनी मनमर्जी चाहे जितना कर ले, लेकिन बड़ों के बताए कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं, समझी ना? कहते हुए मैं स्टोर से निकलने को हुई जहां हम दोनों कुछ लेने को आए थे, लेकिन नैना वहीं एक संदूक के पास अटक गई। मेरे मायके से आए उस संदूक में मेरे दिल का कोई अनछुआ हिस्सा आज भी बंद था, जिसे किसी ने पहले कभी खोलने या जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने मना किया, लेकिन नैना की जिद पर मुझे उसे खोलना पड़ा और मेरे भूले बिसरे सामान में डूबकर वो एक गुड़िया निकाल लाई। ये आपकी है? उसने पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। अरे इसने तो फ्रॉक नहीं पैंट शर्ट पहनी है, वाह सो डिफरेंट। मैं कुछ झिझक गई, वो इसलिए कि मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ आकर कभी नहीं। फिर मैंने उसे सोच में डूबे खड़ा देखा तो अच्छा चल छोड़ ये सब, कहते हुए उसे बाहर खींच लाई। काम भी तो बहुत थे। सबसे बड़ा काम तो शादी के दौरान घर वालों की टोका टोकी से नैना को बचाना था। मेरी सास तो खासी चिंतित थी, ये लड़की कैसे रीत रिवाज परंपराएं निभाएगी भला, इतना तो लड़कपन है इसमें। फिर वो सख्त हो जाती, देखो अनु, माना तुमको एक बेटी का बड़ा चाव था, लेकिन बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए, समझी? जेठानी आगे जोड़ देती, और नहीं तो क्या, सुबह सबके पैर ही नहीं छूती। नैना को मैं भरसक समझाती, लेकिन हड़बड़ी और नर्वसनेस में उससे गलतियां हो ही जाती। नैना के मासूम चेहरे पर घुमड़ती चिंता देखती तो मैं मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपा देती, लेकिन कभी कभार मन शंका से कांप ही जाता। मेरा फैसला ठीक तो था ना? परिवार की जिन परंपराओं को मैंने बखूबी निभाया था, उनका मान नैना रख तो पाएगी ना? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर देगी ना? यादों में गोते लगाते कितना वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब शाम का धुंधलका किचन के अंदर उतर आया तो हाथों में पकड़ा हुआ करवा मैंने किनारे रखा और जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए रात के खाने की तैयारी की। इस बीच मैंने एक बार फिर नैना को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद उसकी थकी हुई आवाज़ आई, हाँ मम्मी, अभी ऑफिस में ही हूँ, कल हाफ डे लूँगी। ओह, मुझे चिंता हुई। बेटा तुम सुबह अच्छे से सरगी खा लेना और दिन में दूध फ्रूट्स वगैरह भी ले लेना। अरे नहीं मम्मी, मैं भी आपकी तरह ही व्रत रखूँगी, उसने कहा तो मेरी चिंता और बढ़ गई। अच्छा, तूने पैकेट से करवा वगैरह निकाल लिया था ना? मैंने अनिरुद्ध से सीके और मिठाई लाने को कह दिया है। पूजा में 5 कहानियाँ होती हैं, मैंने पूरी लिख के मैसेज कर दी हैं। शुक्र नारायण के करवे में डूबने वाली कहानी ज़रूर पढ़ना और चांद देखकर जल चढ़ाना। और सबसे ज़रूरी बात, तू सुन तो रही है ना? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ हाँ मम्मी। मेरे कानों में अब सास और जेठानी की ताकीद गूंज गई। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, मैंने बताया था ना अपनी ददिया सास वाली साड़ी के बारे में? बेटा ये बहुत ज़रूरी रिवाज है, भूलना नहीं। हाँ, हमारे यहाँ नई बहू पहली करवा चौथ पे उसे ही पहनती है। देख, पहली बार कुछ जोर दे के कह रही हूँ तुझसे, थोड़ा हैवी है, लेकिन पहन ज़रूर लेना। नैना ने जल्दी से कहा, हाँ मम्मी, सब नोटेड। अच्छा, अब निकलती हूँ, बाय मम्मी, उसने कहा तो बाय कहते हुए मैंने मनाया कि सब ठीक हो जाए कल। त्योहार के इंतज़ाम अभी भी बाकी थे। खूब सारे पकवान बनाने थे, चौक पूरना था और अम्मा जी को फ़ोन करके ये भी तो पूछना था कि उनको करवा चौथ के बायने की वो साड़ी मिल तो गई थी ना, जो मैंने कौस्तुभ से कह के कोरियर करवाई थी। इन सब चक्करों में कब दिन गुजरा और करवा चौथ की पूजा करने का वक्त भी आ गया, पता ही नहीं चला। चांद निकला या नहीं ये देखने जब कौस्तुभ छत पर जाने लगे तो मुझे शिद्दत से अनिरुद्ध याद हो आया। अब तक न जाने कितनी बार वो सीढ़ियां चढ़ उतर चुका होता। मैंने उसे फ़ोन मिलाया और बातचीत के दौरान पूछ ही लिया कि नैना तैयार तो हो गई ना? तो उसने कहा, नैना भी कुछ देर पहले ही लौटी है, थक गई है बहुत, जीन शर्ट में ही पूजा की तैयारी कर रही है। यानी मेरे इतना कहने के बावजूद वो साड़ी नहीं पहन पाई थी। मेरा हाथ कांप गया। फ़ोन तो गिरने से बच गया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ दरक चुका था। वो करवा चौथ जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां कर रखी थीं, अचानक फीका पड़ चुका था।
मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। पास ही मेरा फोन रखा था जिस पर रह रहकर नैना का नाम घनघना रहा था। वो लगातार कॉल कर रही थी लेकिन मैंने नहीं उठाया। जिसको मैंने इतना प्यार दिया, जिसके इतने नाज नखरे उठाए, वो मेरी बात का मान तक न रख सकी। कुछ मर्यादाएं, कुछ रीति रिवाज जरूरी भी होते हैं, उनको मानने में इतनी परेशानी क्यों थी? ऐसे ही सवालों से घिरी हुई मैं उदासी में डूबती जा रही थी। अरे अनु, कहते हुए कौस्तुभ अंदर आए तो मैं चौंक पड़ी। उनके हाथ में एक पैकेट था। वो बोले, देखो कुरियर की एक्सप्रेस डिलीवरी आई है, नैना ने भिजवाई है। मैंने पैकेट लेकर हैरानी से उल्टा पलटा। पते की स्लिप के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा था, मम्मी के लिए करवा चौथ का बायना। मेरी भवें उठ गईं। नैना को ये कैसे पता चला कि आज सास को शगुन यानी बायना दिया जाता है? उत्सुकता से मैंने पैकेट खोला और हैरान रह गई। उसमें से निकलकर एक सुंदर सी कुर्ती और जीन्स मेरी गोद में गिर पड़े। मेरी जैसे सांसें थम गईं। उन पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुझे लगा नैना का सर सहला रही हूँ। कौस्तुभ हैरानी से खड़े देख रहे थे और मेरी भीगी हुई आंखों से होते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर फैलती जा रही थी। उस दिन स्टोर में चुपचाप खड़ी नैना मुझको याद आ गई। कितनी आसानी से उस बेपरवाह दिखती लड़की ने मुझको समझ लिया था। उसने मेरे मन के उस कोने को छू लिया था जहां अपनी हसरतें दफन करके मैं खुद भूल चुकी थी। तभी बाहर से पटाखों के शोर के साथ चांद दिख गया की आवाजें आई तो मेरा ध्यान टूटा। जल्दी से पूजा के चौक की तरफ बढ़ते हुए मुझे एक ख्याल आया। पटिया पर बैठते हुए कौस्तुभ से कहा, सुनिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस करें क्या? नैना कहानियां पढ़ते हुए पूजा कैसे कर पाएगी, मैं ही सुना देती हूँ। फिर मैंने करवा चौथ की कहानी शुरू की। तो सातों भाइयों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बहन सुबह से भूखी प्यासी थी। तभी मेरी निगाह स्क्रीन पर दिखाई देती नैना पर गई। सर पर ढके पल्ले के नीचे से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर बड़ी सी बिंदी टेढ़ी लगी थी और उसने हमारी पुश्तैनी मरून साड़ी भी पहनी हुई थी। तभी उसके आलता पुते पैरों के ऊपर मुझे जीन्स की झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए अचानक मेरी आंखें भर आईं। वो नहीं जानती थी कि अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंस तय हो जाएगी जिसके जरिए मैं उसको देख सकूंगी। इतनी थकावट के साथ उस भारी भरकम साड़ी को पहनना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। फिर भी मेरी मान्यताओं की खातिर उसने ऐसा किया। चाहे जीन्स टी शर्ट पर ही साड़ी लपेटी, लेकिन मेरी बात रख ली। मुझे खामोश देखकर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी ठीक तो लग रही हूं ना? मैंने रुंधे गले से कहा, बिल्कुल परफेक्ट। बस इतनी सी थी ये कहानी।